हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो यदि आप DFCCIL के अपकमिंग एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जनरल साइंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप क्लास 6 से क्लास 10 तक की जो भी आपके पास साइंस की बुक अवेलेबल है, CBSE बोर्ड या अदर बोर्ड जो भी आपने पढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले आप वो बुक को रीड करें और इसके बाद जो भी अदर जनरल साइंस की जो अदर पब्लिकेशन जैसे लूसेंट है या जो भी आपके पास बुक है उससे आप अपना जनरल साइंस की स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको YouTube पर जनरल साइंस की जो भी आपके टॉपिक्स हैं इनके वीडियोस मैं अपलोड करूंगी, तो ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसी सीरीज़ में आज मैं पहला वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसमें कि जनरल साइंस का मैंने 2018 का जो पेपर है उसको मैंने सॉल्व किया है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला 2018 के जो पेपर में था वो है द डिक्रीज इन द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई विद द एज इज टर्म्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, मायोपिया या स्टिग्मेटिज्म। तो ये कौन सा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चारों ऑप्शन में शो हो रहे हैं ये हैं आई डिफेक्ट। ये आई डिफेक्ट क्यों क्रिएट होते हैं तो उसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, जैसे आपको पहला ऑप्शन में और ऑप्शन नंबर 3 में जो दिख रहा है हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। तो ये जो होते हैं ये आई बॉल का साइज़ जब नॉर्मल से या बड़ा या तो फिर छोटा हो जाता है, इन दैट सिचुएशन में ये दोनों आई डिफेक्ट्स शो होते हैं। प्रेसबायोपिया जो कि डिफेक्ट है ये जो रिलेटेड है वो है एज फैक्टर से रिलेटेड होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, ओल्ड एज होती जाती है, तो ये प्रेसबायोपिया रोग हो सकता है। इसमें कि आपका ये जो प्रेसबायोपिया है आफ्टर 40 ये हो सकता है। इसमें होता क्या है तो उसको हम जानेंगे कि आपका जो लेंस है, लेंस से जो सिलरी मसल्स होती हैं, सिलरी मसल्स को ये लेंस स्ट्रॉन्ग करके रखता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इसकी फ्लैक्सिबिलिटी कम होती जाती है, वीकनेस होती जाती है। आपके वीकनेस ऑफ सिलरी मसल्स इसका मेन रीज़न है, और ग्रेजुअली लॉस होता है एबिलिटी टू सी थिंग्स, तो ये इसका मेन रीज़न है। दूसरी तरफ हम बात करें हाइपरमेट्रोपिया, तो ये दूरदृष्टि दोष होता है। इसमें आई बॉल का साइज़ नॉर्मल साइज से थोड़ा छोटा हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे मायोपिया का, तो मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, और इसमें क्या होता है तो आई बॉल का साइज़ नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब ये हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जो आपको ब्लैक पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये प्यूपिल कहलाता है ये, और इसके आई का स्ट्रक्चर आपके सामने शो हो रहा है स्क्रीन पर। और प्यूपिल के चारों तरफ ये जो आपको सराउंडेड दिख रहा है ग्रेश पार्ट, ये आइरिस होता है, और इसके ऊपर जो लेयर होती है वो होती है कॉर्निया की, यानी कि आई के स्ट्रक्चर में जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो कॉर्निया कहलाता है। और कॉर्निया से होता हुआ जो लाइट बीम है वो हमारी आइज़ में एंटर करती है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो उसका जो इमेज है वो हमारी रेटिना पर आकर बनता है। लेकिन किसी सिचुएशन में क्या होता है, जब हमारे आई बॉल का साइज छोटा या बड़ा होता है, इन दैट सिचुएशन में जो इमेज है वो रेटिना पर ना बन के या तो उसके आगे बन जाता है या फिर रेटिना के पीछे बन जाता है। तो ये हम जानेंगे। जैसे कि नॉर्मल विज़न में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से लाइट बीम जैसे एंटर की है आइज़ में, तो ये जो हमारा इमेज है ऑब्जेक्ट का ये रेटिना पर यहाँ पे बन रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये रेड लाइन आपको शो हो रहा है। ऑन द अदर हैंड नॉर्मल विज़न में ये देखो आप यहाँ पर शो हो रहा है, ये यहाँ पे रेटिना पर ये इमेज बन जाता है। ऑन द अदर हैंड बात करें मायोपिया की, मायोपिया में ये जो इमेज है या ऑब्जेक्ट का इमेज ये रेटिना से आगे बन जाता है, और हाइपरमेट्रोपिया में यही इमेज रेटिना के पीछे बनता है। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है तो यहाँ पर रेटिना पर एक से ज़्यादा फोकल पॉइंट अपियर होने लगते हैं। इससे क्या होता है कि हमें जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो ब्लर नज़र आने लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ पेशेंट टीथ। तो पेशेंट टीथ
का जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको लार्ज दिखने के लिए, या फिर हम यूँ कहें कि उसका क्लियर स्ट्रक्चर दिखने के लिए जो डेंटिस्ट हैं वो किस मिरर का यूज़ करते हैं, तो वो करते हैं कन्वर्जिंग मिरर का यूज़, और इसी को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर होता क्या है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि कॉनकेव मिरर में ये देखिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के पास रखते हैं, पास में हमें रखना है, तो एक जो भी ऑब्जेक्ट के पास हमने कॉनकेव मिरर को रखा हुआ है वो उसका इनलार्ज इमेज हमें जनरेट करके देता है। ऑन द अदर हैंड जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये टाइनी इरेक्ट और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो इरेक्ट या और टाइनी पिक्चर हमें जनरेट करके देता है। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है कि पैरेलल बीम जबकि किसी कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट फोकस कहलाता है। ये हमारी सारी बातें थी कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर आपका कॉन्वेक्स मिरर, इनका क्या यूज़ है इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे लेंस वाला, जो लाइट वाला हमारा चैप्टर है क्लास 10th में, उसे। आगे हम बढ़ते हैं जहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। पहला ऑप्शन है टोटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटॉमिक नंबर, सेकंड ऑप्शन है एटॉमिक साइज, और फोर्थ ऑप्शन है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, और वी कैन ऑल्सो सेट इट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है एक एटम में प्रेजेंट टोटल इलेक्ट्रॉन, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक एटम में प्रेजेंट टोटल इलेक्ट्रॉन। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जो नंबर होता है वो किसी एटम में इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला बना कर लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू, या तो आप ई, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हमने डिनोट किया है, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर पी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सॉरी। और एटॉमिक मास क्या होता है? तो हमने लिखा है यहाँ पर एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास इक्वल्स टू किसी एटम में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को जो हम टोटल कर देंगे तो किसी एटम का एटॉमिक मास निकल आएगा। तो हमसे पूछा गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस प्रॉपर्टी के बेस पर उनको रखा गया है, अरेंज किया गया है। तो इसमें एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा गया है। ये हमारी पीरियोडिक टेबल जो कि यहाँ पर शो हो रही है, यहाँ पर टोटल जो ग्रुप हैं जो कि आपको मालूम होना चाहिए, टोटल नंबर जो आप ग्रुप हमारे पीरियोडिक टेबल में होते हैं 18 होते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन किस ग्रुप में है? तो हाइड्रोजन पहले ग्रुप में है, बेरिलियम सेकेंड ग्रुप में है, और यहाँ पर जो हीलियम आप देख पा रहे हैं वो 18 ग्रुप में है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे पीरियड कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। जैसे बात करें हम आपसे कि पोटेशियम किस पीरियड में है, तो यहाँ पोटेशियम आप देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका हो गया, देन लिथियम हो गया, देन सोडियम हो गया, और यहाँ पे जो आपको पोटेशियम दिख रहा है तो पोटेशियम 4th पीरियड में है। यहाँ पे जो पहला और दूसरा ग्रुप है वो एस ब्लॉक होता है। 13 से लेके 18 तक जो ग्रुप है, 13 से लेके जो 18 तक के ग्रुप हैं ये पी ब्लॉक के ग्रुप कहलाते हैं, पी ब्लॉक के सारे ग्रुप हैं। और बात करें हम ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक, तो ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक तो ये हमारे डी ब्लॉक हैं। नीचे जो आपको 2 सीरीज़ दिख रही हैं, ऊपर वाली सीरीज़ कहलाती है लेंथेनाइड सीरीज़, और जो उसके नीचे वाली जो सीरीज़ है वो कहलाती है एक्टिनाइड सीरीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट यूज्ड इन डेली लाइफ इज़ नॉट अ कार्बन कंपाउंड। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वो फूड प्रोडक्ट है जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं लेकिन वो कार्बनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड नहीं है। तो मिनरल ऑयल हो गया, घी हो गया और शुगर हो गया, ये तीनों हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनमें कार्बन प्रेजेंट होगा।
ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हेलोजन हो सकते हैं, ये सारे जो इस तरह के जो कंपाउंड हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, और जिसमें कार्बन नहीं है वो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। सॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉल्ट मतलब NaCl और सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला। तो यहाँ पे कार्बन आपको नहीं दिख रहा है, ये हमारा एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ पे पूछा गया है कि वी कीपिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज। तो यहाँ पे मधुमक्खी पालन को हम और क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर है एपीकल्चर। एपीकल्चर होता है आपका मधुमक्खी पालन, और इसी को हम कहते हैं बी फार्मिंग या बी कीपिंग। हम बात करें यहाँ पे तो एक्वाकल्चर क्या होता है, तो इसमें एक्वेटिक एनिमल और एक्वेटिक प्लांट की फार्मिंग की जाती है। पिसीकल्चर बात करें तो यहाँ पे पिसीकल्चर मतलब होता है मत्स्य पालन या फिश फार्मिंग, और सेरिकल्चर होता है आपका रेशम कीट पालन। एक और लिस्ट यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे दी हुई है, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, फ्रूटिकल्चर क्या होता है, फ्लोरिकल्चर क्या होता है। फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लावर फार्मिंग, इविकल्चर मतलब वर्ड फार्मिंग, एनिमल एपीकल्चर मतलब होता है बी फार्मिंग, जो कि अभी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। पिसीकल्चर फिश फार्मिंग, एक्वाकल्चर एक्वा फार्मिंग, सेरिकल्चर सिल्क फार्मिंग होता है। ऑन द अदर हैंड फंगी कल्चर कहलाता है मशरूम फार्मिंग। तो ये सारे आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। जब क्लास में डिटेल में पढ़ाएंगे तब इनको याद करवाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV इन्वेड्स एंड डैमेजेस द। तो HIV जो वायरस होता है वो किससे डैमेज कर देता है, तो इसमें 4 सिस्टम के नाम दिए गए हैं। फर्स्ट इज इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। तो HIV जो वायरस होता है वो अटैक करता है इम्यून सिस्टम पे। क्या है ये इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑर्गन, सेल्स एंड प्रोटीन्स डेट डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो कोई भी इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी में एंटर करता है, हमारा इम्यून सिस्टम उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। यदि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते, और यदि हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो हम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एन एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या एब्सेंट होता है, तो आपको बता दें कि सेल 2 टाइप की होती हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। प्लांट जो हैं वो हमारे प्लांट सेल से मिलकर बनते हैं, और एनिमल्स में जो है एनिमल बॉडी जो है वो एनिमल सेल से मिलकर बनती है। लेकिन दोनों ही सेल में कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें से क्या है जो कि आपका एनिमल सेल में तो होता है, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। सॉरी, प्लांट सेल में तो होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता। तो एनिमल जो सेल है उसमें सेल मेम्ब्रेन भी होता है, आपका न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसमें नहीं होता है सेल बॉल। सेल बॉल कहाँ पे होता है? सेल बॉल होता है प्लांट सेल में, और जो कि बना होता है सेल्यूलोज का। तो कुछ और पॉइंट जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। तो जैसे हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एनिमल सेल में नहीं होती है, डू नॉट हैव अ सेल वॉल बट हैव अ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है। सेल वॉल के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन भी होती है, जो कि सेल वॉल बनी होती है यहाँ पे सेल्यूलोज की। न्यूक्लियस आपका दोनों में प्रेजेंट होता है। ऑन द अदर हैंड वैक्यूल्स यहाँ पे दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। क्लोरोप्लास्ट आपका सिर्फ और सिर्फ होगा प्लांट सेल में, क्योंकि यहाँ पर होगा फोटोसिंथेसिस और जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की नीड होगी। ये हमारा दोनों का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे कि बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो दोनों में सेम है। यहाँ पे भी आपको एनिमल सेल में भी गोल्गी एपरेटस मिलेगा, यहाँ पे प्लांट सेल में भी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंड स्मूथ दोनों आपको मिलेंगे, न्यूक्लियस भी दोनों में होगा, वैक्यूल्स भी होंगे, बट एक में जो प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल्स का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। सेंट्रियोल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो सिर्फ एनिमल सेल में होता है, ये हमें प्लांट सेल में नहीं मिलेगा।
इसके बाद आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि सेल के अंदर जो कि लिक्विड होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और सेल के ही अंदर होता है न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस का जो उसके चारों तरफ जो भरा होता है न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है, तो उसमें जो अंदर होता है वो कहलाता है न्यूक्लियोलस, और लेकिन उसके जो चैम्बर में भरा होता है वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग of Newton's law explain the recoiling of gun when a bullet is fired। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि न्यूटन का कौन सा लॉ फॉलो होता है या एक्सप्लेन करता है रिकॉइलिंग ऑफ अ गन व्हेन बुलेट इज़ फायर्ड। तो ये रिप्रेजेंट करता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। जानते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो स्टार्ट करेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। यहाँ पे न्यूटन के फर्स्ट लॉ में इन्होंने बोला कि यदि कोई चीज़ रेस्ट फॉर्म में है और यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन फॉर्म में है, तो वो तब तक उसका स्टेज नहीं बदलेगा जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। जब हम कोई भी उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, उसको इम्बैलेंस करेंगे, तभी वो चीज़ जैसे रेस्ट में है तो मोशन में आएगी और मोशन में है तो वो स्टॉप होगी। तो लिखा हुआ है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स in motion at constant speed and in a straight line unless acted on by an unbalanced force। ओके, सेकेंड लॉ हमारा जो न्यूटन्स का है वो ये कहता है कि द acceleration of an object depend on the mass of the object and amount of force applied, है ना। मास पे डिपेंड करता है और इस पे डिपेंड करता है कि हम उस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो मूवमेंट है इट्स डिपेंड ऑन मास एंड अमाउंट ऑफ फोर्स वी अप्लाइड ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। बात करें हम थर्ड लॉ की, तो थर्ड लॉ बताता है हमें कि दिस लॉ स्टेट दैट एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि इसका मीनिंग क्या है, जैसे कि यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया ए और हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया बी। तो यदि यहाँ पर ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई करेगा, बी ऑब्जेक्ट पर जैसे कोई फोर्स अप्लाई करेगा, तो यहाँ पर बी ऑब्जेक्ट भी ए पर उस अप्लाइड फोर्स का बदला लेने के लिए उस पर सेम अमाउंट का फोर्स अप्लाइड करेगा, बट ये जो उसका डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगा। लिखा है यहाँ पर दिस लॉ स्टेट दैट एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज इन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इफ ऑब्जेक्ट ए exerts a force on object B also exerts an equal and opposite force on object A. In other words, force result from interaction। ये जो फोर्स है इसकी मतलब ये जो क्यों क्रिएट हुआ है, तो इसका जो बेसिक बिहाइंड द रीज़न होता है वो होता है इनके बीच होने वाला इंटरेक्शन। फिर बात करें हम सम अदर एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्विमिंग जब हम करते हैं तो स्विमिंग को जितना ज़्यादा अमाउंट में हम पानी को आगे से पीछे ढकेलते हैं उतना ही आगे हम बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितना हम पानी को हटाते हैं पानी हमें आगे मूव करा देता है। तो ये अप्लाई होता है यहाँ पे थर्ड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये 4 ऑप्शन पूछे गए हैं। ओनली द मून अट्रैक्ट द अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ, ओनली द अर्थ अट्रैक्ट द मून। यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे ग्रेविटेशन की बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट 2 होंगे और दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और उनके बीच क्या होगा, उनके बीच अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन में पूछा गया है देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये भी ऑप्शन आपका हट जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा है जहाँ पे बोला जा रहा है द अर्थ एंड द मून बोथ अट्रैक्ट ईच अदर।
तो यहाँ पे अपना अप्लाई होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन. व्हेन टू बॉडी इंटरैक्ट्स दे अप्लाई फोर्स टू वन अनदर that are equal in magnitude and opposite in direction. The third law is also known as law of action and reaction. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज नॉट एसिडिक. तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर एक पीएच स्केल होता है जो मेज़र करता है कि हमारा कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है. तो जो हमारा आपका 1 से लेकर आपका ये मान के चलिए 6.9 तक जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी एसिडिक की, यानी कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है. यदि हमारी वैल्यू आ रही है 7 तो इट मीन्स कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है. और यदि 7 के बाद हम शुरू करें और जो 14 तक रेंज हमारे सॉल्यूशन की जा रही है, इसका मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है, राइट. तो यहाँ पे जो विनेगर होता है वो होता है 5% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, 5% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड. तो ये क्या है, ये डेफिनेटली एसिडिक ही होगा क्योंकि इसका जो पीएच वो पॉइंट है या पीएच वैल्यू है वो 2.3 आता है. इसके बाद बात करें लेमन जूस की, तो ये भी आपका एसिडिक ही होगा, इसमें होता है सिट्रिक एसिड. देन हम बात करें टैप वाटर की, जो टैप वाटर है वो आपका यहाँ पर होगा 6.9 समथिंग इसका बेसिकली ये न्यूट्रल होता है, बट इसका जो पीएच वैल्यू है वो 6.98 के आसपास आता है. डिपेंड करता है कि पानी कहाँ से लिया गया है. और हमारा जो ब्लड यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है 7.4, तो इसको हम कहेंगे बेसिक. पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज़ नॉट एसिडिक. तो एसिडिक वही होगा जो कि सॉल्यूशन इज़ नॉट एसिडिक. तो एसिडिक कौन सा नहीं है, तो एसिडिक वही नहीं होगा जो बेसिक होगा. तो यहाँ पे ब्लड जो है वो बेसिक सॉल्यूशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं जहाँ पे पूछा गया है विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर. तो यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में अर्थ एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज में जो गैस है वो कौन सी है, तो वो है नाइट्रोजन, जो कि यहाँ पर 78% होती है अर्थ एटमॉस्फेयर में. सेकंड नंबर पर होती है ऑक्सीजन, जिसका कि परसेंटेज होता है 21%. उसके बाद यहाँ पर ऑर्गन भी होती है, लेकिन यहाँ पर एक और गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका परसेंट होता है 0.04%. और हाइड्रोजन, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया. तो ये जो गैसेस हैं ये बहुत ही रेयर, बहुत ही लेस अमाउंट में अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. पूछा है द न्यूक्लियाई ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन. तो इसमें से किस एलिमेंट में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते ये हमें बताना है. तो इसका जैसे बात करें यहाँ पर ऑक्सीजन, तो इसका मास जो होता है वो होता है 16. बात करें कार्बन की, तो यहाँ पे मास इसका होता है अबाउट 12 से 14 के. इसके 3 आइसोटोप होते हैं. तो यहाँ पर इसका हम मानकर चलते हैं कि यहाँ पे 12 है. हाइड्रोजन है तो ये इसके भी 3 आइसोटोप होते हैं. तो यहाँ पे इसका जो मास होता है पहला, दूसरा और तीसरा हमने लिखा है. जो फर्स्ट लिखा है वो प्रोटियम के लिए होता है, दूसरा लिखा है ड्यूटेरियम के लिए, और जो थर्ड है वो लिखा है ट्राइटियम के लिए. क्योंकि जो हमने लिखा है ये हमने लिखा है एटॉमिक मास. और नाइट्रोजन का होता है अबाउट 40. तो यहाँ पे बात करें कि हाइड्रोजन में क्या होता है, तो ये हमने 3 आइसोटोप के स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के. पहला है आपका प्रोटियम, देन ड्यूटेरियम और लास्ट वाला है ट्राइटियम. हमने आपको पहले भी बताया कि किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं. तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ब्लू सर्कल से प्रोटॉन को रिप्रेजेंट किया है और ग्रीन सर्कल से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है. और एक ही तीनों में प्रोटॉन है और सेम नंबर में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है. सिर्फ किस में चेंज है, तो चेंज है सिर्फ न्यूट्रॉन में. यहाँ पे न्यूट्रॉन सिर्फ एक है, यहाँ पे न्यूट्रॉन 2 हैं और यहाँ पे एक भी न्यूट्रॉन नहीं है. मास क्या होता है, तो एटॉमिक मास अभी मैंने आपको बताया था, एक बार और मैं आपको फिर से बताती हूँ. एटॉमिक मास इक्वल्स टू N+P, ये इसका फॉर्मूला है. मतलब हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देना है. यहाँ पे इसका जो एटॉमिक मास आ रहा है वो 1 आ रहा है. इट मीन्स प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो 1 ही है. इसका मतलब कि यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है, 0. 0 + 1 = 1. यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, 1 है.
आपका, और न्यूट्रॉन कितना है वो भी 1 है, तो यहाँ पे जो मास आ गया वो 2 आ गया। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन तो 1 है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है, 2 है, तो इसका जो मास आएगा वो आएगा 3rd। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तो तीनों में जो मास जो कि दिख रहा है वो पहले का है 1st, देन यहाँ पर है इसका मास 2 और यहाँ पे इसका मास है 3। तो पूछा क्या गया था कि कौन सी न्यूक्लियाई में विच ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन, तो किस में न्यूट्रॉन नहीं है, तो हाइड्रोजन के आइसोटोप प्रोटियम में यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं होता है। सो थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आगे के क्वेश्चंस हम फिर से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।